वो धीरे धीरे साहिल के सर पर हाथ फेर रही थी। अचानक सोता हुआ साहिल ने मणिका का हाथ जोरों से जकड़ लिया। साहिल की ताकत को जानती थी मणिका। साहिल ने जिस तरह से पकड़ा था वह उसकी ताकत नहीं थी। जब झटके के साथ उसने साहिल का हाथ झटका तो वह उठ खड़ा हुआ और माँ से दूर हट गया। उसके हाथ की पकड़ ने मणिका के हाथ पर गहरा निशान छोड़ दिया था, पर ये निशान अपनी अलग ही कहानी बयां कर रहा था, क्योंकि इस निशान में 6 उंगलियों के निशान थे और साहिल के हाथ में सामान्य की तरह 5 ही उंगलियां थीं। मणिका ने तुरंत रिसेप्शन पर फ़ोन किया और पिछले 10 साल का स्टाफ रजिस्टर मंगवाया। उस रजिस्टर में मणिका पिछले मैनेजरों के कार्यकाल को जांचने लगे। 2004 से 2010 तक एक ही मैनेजर चेतन वर्मा और उसके बाद 2010 से 2014 तक वो धीरे धीरे साहिल के सर पर हाथ फेर रहे थे। अचानक सोता हुआ छोटे से साहिल ने मणिका की बाहें मजबूत पकड़ के साथ जकड़ सा लिया। साहिल की ताकत को जानती थी मणिका, पर ये पकड़ साहिल की नहीं थी। जब झटके के साथ मणिका ने उसके हाथ को हटाया तो घबराया हुआ सा साहिल माँ से दूर खड़ा हुआ। उसके हाथों की पकड़ ने मणिका के हाथ में गहरा निशान छापा था, पर यह निशान अपनी अलग ही कहानी बयां कर रहा था, क्योंकि इस निशान में 6 उंगलियों के निशान थे और साहिल के हाथ में सामान्य की तरह 5 ही उंगलियां थी। डर से घबराई हुई मणिका ने तुरंत अपना कमरा बदलने का निर्णय लिया और दूसरे ब्लॉक के मौजूद एक कमरे में आ गई। समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत रिसेप्शन पर फ़ोन किया और पिछले 10 साल का स्टाफ रजिस्टर मंगवाया। उस रजिस्टर में से मणिका पिछले मैनेजरों के कार्यकाल को जांचने लगी। 2004 से 2010 तक एक ही मैनेजर चेतन वर्मा और उसके बाद 2010 से 2014 तक 12 मैनेजर बदल चुके थे और चेतन वर्मा के काम की आखिरी तारीख थी 3 जून 2010। अचानक मणिका का माथा ठनका और उसने वह तारीख याद की, 3 जून 1834। जरूर इस तारीख का कोई गहरा संबंध है। और ये विलियम फैरली कौन है? इंडियन गैजेट विलियम फैरली 3 जून। मणिका खुद में बुदबुदा रही थी। अचानक उसे याद आया कि वह व्हील चेयर पर पड़े अखबार में से कुछ कटिंग गायब थी। उसने तुरंत अपने लैपटॉप पर इंडियन गैजेट 3 जून 1834 को एडिशन की तलाश की।
मुख्य पृष्ठ की उस अखबार को खंगालने लगी, जिसे उस अखबार में से काटकर निकाला गया था। खबर का शीर्षक था कॉलोनाइजेशन अ बिग कर्स ऑफ इंडिया। मणिका ध्यान से उस खबर को पढ़ने लगी। उस खबर में 3 भारतीय क्रांतिकारियों का जिक्र था, जो पहले किसी रियासत के मालिक थे, पर अंग्रेजों की औपनिवेशिक नीतियों के चलते उनके राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प चुके थे। लेखक ने उनमें से इन 3 व्यक्तियों को और बाकी अंग्रेजों की तरह बलवाई और आतंकी नहीं बल्कि क्रांतिकारी कहकर संबोधित किया था। अंग्रेज अधिकारियों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जोरदार ढंग से आवाज उठाई गई थी। लेख के आखिर में लेखक का नाम लिखा था विलियम फैरली। अब कुछ चीजें तो मणिका के दिमाग में स्पष्ट हो रही थी, पर फिर भी कुछ सवाल के जवाब अभी भी अनसुलझे थे। मणिका ने इंटरनेट पर विलियम के बारे में जानने की भरपूर कोशिश की, पर उसे उस विलियम फैरली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जो इंडियन गैजेट के पत्रकार थे। ऐसा लगता था मानो उसकी हर एक जानकारी छिपा दी गई हो, ताकि कोई कभी भी जान न सके उसके बारे में क्या हुआ था। उसने तुरंत उस रात मणिका के लिए क्या हुआ है? लेख के आखिर में लिखा था लेखक का नाम विलियम फैरली। अब कुछ चीजें तो मणिका के दिमाग में स्पष्ट हो रही थी, पर फिर भी कुछ सवाल के जवाब अभी भी अनसुलझे थे। मणिका ने इंटरनेट पर विलियम फैरली के बारे में जानने की भरपूर कोशिश की, पर उसे उस विलियम फैरली के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, जो इंडियन गैजेट के पत्रकार था। ऐसा लगता था मानो उसकी हर एक जानकारी छुपा दी गई हो, ताकि कोई कभी भी उसके बारे में ना जान सके कि उसके साथ क्या हुआ था। रात मणिका के लिए बड़ी लंबी होती जा रही थी। जिन आंखों में डर और उत्सुकता का बवंडर घूम रहा था, उनमें नींद कहाँ आ सकती थी। रात किसी प्रकार से काटने के बाद मणिका सुबह अपने ऑफिस में थी। साहिल भी वो साथ ही ले गई थी। उसका ध्यान कभी भी विलियम के ऊपर से ही था। उसने फिर से स्टाफ रजिस्टर को खंगालना शुरू किया। हर मैनेजर 3 से 4 महीनों की नौकरी में ही छोड़कर चला गया था। उसने उनमें से कईयों को फोन करने की कोशिश की, पर असफलता ही हाथ आई। इतने पुराने कॉन्टैक्ट नंबर अब तक बदल चुके थे। उसने आखिर में होटल के 12वें मैनेजर, मतलब उससे ठीक पहले के मैनेजर विजय दत्त को फोन लगाया और उधर से आवाज आई, हेलो, मैं विजय बोल रहा हूँ, आप कौन? मणिका कुर्सी पर से उछल सी पड़ी। सामान्य सा परिचय देने के बाद मणिका के विषय में बताया। उसने उन घटनाओं के बारे में
सब समझाया। शुरुआत में कुछ हिचकिचाने के बाद विजय ने बताया कि उसने भी उन असामान्य घटनाओं का अनुभव किया था, पर होटल के मालिक ने होटल की रेपुटेशन ना बिगड़ने देने के वजह से मुझे 1 लाख रुपए दिया था और उसने अपना मुंह बंद रखा। आखिर इतने बड़े होटल में भूत होने के बाद अगर मार्केट में जाते तो शायद होटल का नाम खराब हो जाता। जैसे ही मणिका बात करके फारिग हुई तभी गेस्ट रजिस्टर में से एक पुराना रजिस्टर जमीन पर आ गया, जैसे कोई चाहता था कि मणिका उसे देखे। उसने रजिस्टर को उठाया। रजिस्टर 2010 की दूसरी तिमाही का था। उसने उस सैकड़ों नामों में को खंगालना शुरू किया। उसे पता ही नहीं था कि वो ढूंढ क्या रही है और उसे वो मिला जो उसे देखना ज़रूरी था। 11 मई 2010 की तारीख को होटल में ठहरा ट्यूडर कोई खास वजह नहीं था। मणिका के लिए अगर उसके नाम के आगे फेयरली ना जुड़ा होता। 11 मई को ट्यूडर फेयरली इस होटल में ठहरना और 3 जून को होटल के मैनेजर का नौकरी छोड़ के जाना, इन बातों में ज़रूर कोई गहरा संबंध है। फिर उसने बाद ये सब घटनाएं। मुझे ट्यूडर से बात करनी ही होगी। खुद में ही बोलती हुई मणिका ने अपने ऑफिस के फ़ोन से फ़ोन ट्यूडर को लगाया। फ़ोन ट्यूडर ने उठाया। मणिका ने इतना ही कहा, ट्यूडर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड आई वॉन्ट टू नो अबाउट विलियम फेयरली, प्लीज कॉल मी बैक। और 2 मिनट के बाद ही उसके फ़ोन पर ट्यूडर का कॉल आया। ट्यूडर ने उसे बताया कि वो अगले ही हफ्ते भारत आ रहा है और उससे मिलेगा। मणिका को बेसब्री से उस हफ्ते के बीतने का इंतज़ार था, पर उन सब होने वाली घटनाओं के बीच वो खुद को साहिल से दूर सा करती जा रही थी। अगले दिन सुबह उठी तो साहिल सिराने बैठा माँ के सिर पर हाथ फेर रहा था। जब माँ ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि वो टोपी वाला अंकल आए थे और आपके लिए कुछ छोड़ के गए हैं। जब मणिका ने पलंग के सिरहाने देखा तो एक गुलाब का फूल और एक छोटा सा कागज रखा था। मणिका ने खोल के देखा, उसमें थैंक्स लिखा हुआ था। ये देखकर मणिका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और उसे विश्वास हो गया कि उसका 1 हफ्ता शांतिपूर्वक बीतेगा। और वास्तव में हुआ भी यही। वो तो इंतज़ार कर रही थी उस दिन का जब ट्यूडर आकर उससे मिलेगा और उसे पता चलेगा इन सब बातों के पीछे राज क्या है। इंटरनेट पर विलियम और फेयरली नाम को कई बार ढूंढने के बाद अचानक उसका ध्यान स्टोर रूम में उस चित्रों पर लगा और तुरंत उसके कदम स्टोर रूम की तरफ बढ़ गए। स्टोर का दरवाज़ा खोलने के बाद मणिका हैरान थी, क्योंकि दीवार पर
कोई चित्र ही नहीं था। स्टोर पे रखी वो अलमारी अजीब सी आवाज के साथ खुद ही खुल पड़ी और मणिका के हाथ लगी एक पुरानी सी डायरी। जब मणिका ने डायरी के पन्ने पलटे तो समझ गई कि थैंक्स का संदेश लिख कर देने वाला कोई और नहीं बल्कि विलियम ही था। मणिका उत्सुकता से डायरी को लेकर पलंग पर बैठ गई और उसके एक एक पेज को बड़े ध्यान से पढ़ने लगी। उसकी आंखों के आगे विलियम की फिल्म सी चलने लगी। विलियम अंग्रेज पिता और अमेरिकन माँ का सबसे छोटा बेटा था। बचपन में पिता के चल बसने के बाद माँ ने विलियम को पाल पोस कर बड़ा किया था और अमेरिकन इतिहास की बहुत गहरी पैठ थी विलियम के मन में। जिस प्रकार अमेरिका में अंग्रेजी शासन को स्वीकार नहीं किया गया था, उसी तरह वो चाहता था कि इंग्लैंड के उपनिवेश हर देश से ख़त्म हो और इसके लिए उसका जरिया था कलम। भारत में आकर उसने इंडियन गैजेट नाम का एक अखबार निकाला और अंग्रेज़ी हुकूमत की तानाशाही का पूरा जोर विरोध पूरी दुनिया में दर्ज करता रहा। 3 जून 1834 को उसने एक ऐसा लेख लिखा जिसमें पूरी दुनिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत थू कराई। अंग्रेज शासन ने 3 जून 1834 के बाद इंडियन गैजेट पर प्रतिबंध लगा दिया। इस बात के बाद विलियम की डायरी खामोश थी। राज का वो 3 जून खुद में कुछ सिमटे हुए था, जिसके बाद डायरी ने भी अपना मुंह बंद सा कर लिया था। अब बस ट्यूडर की ही उसके सवाल का जवाब दे सकता था। पर एक बात तो साफ थी कि विलियम को जरूर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखने का हर्जाना भुगतना पड़ा था और शायद इसीलिए उसका नाम ही इतिहास से गायब सा है, क्योंकि शायद वो नहीं चाहते थे कि कोई जाने कि विलियम नाम का कोई पत्रकार भी था। ये सब सोचते सोचते मणिका की नज़र उठाकर देखा तो उसके सामने वही बड़े घंटे वाली घड़ी मौजूद थी और कमरा 2014 से 1834 में पहुंच चुका था। अचानक वही टोपी वाला शख्स अपनी व्हीलचेयर पर दरवाजे की ओर बढ़ा और उसने दरवाज़ा खोलकर उस अंगतुक का स्वागत किया। मणिका को ऐसा लग रहा था जैसे सामने कोई मूक फिल्म चल रही हो। दिख तो सब रहा था पर आवाज़ गायब थी। आने वाला शायद विलियम का कोई गहरा दोस्त था और उसके हाथ में अखबार की एक प्रति थी। अंगतुक पहले आकर कुर्सी पर बैठा और कैंची से उस अखबार में से एक खबर को काटकर निकाला और जेब में लाइटर निकालकर उसे आग लगा दी। अचानक भीतर के कमरे में से एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता दौड़ता हुआ आया और उस अंगतुक के ऊपर भौंकने लगा। अंगतुक ने कुत्ते के सामने कुछ गोलियां सी फेंकी जिन्हें खाकर कुत्ता जमीन पर निश्चल सा पड़ गया। अब विलियम ने
गुस्से में आकर अपने मोटे मूड़ की लाठी से उस अंगतुक पर प्रहार करना चाहा, पर पास में पड़ी लोहे की बाल्टी से उस अंगतुक ने विलियम के सर पर वो चोट मारी कि शायद उसकी वही मौत हो गई। जाते जाते अंगतुक ने उसके पूरे घर में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके भीतर कमरे में सोया हुआ था विलियम का भतीजा भी जलकर राख हो गया। अब मणिका की समझ में सारी बातें आ रही थी, पर एक बात अभी भी उसके दिमाग के तरबूजे को हिला रही थी, और वो ये इंडियन गैजेट कोलकाता से निकलकर तो दिल्ली में इस होटल तक कैसे पहुंचा। कुछ ही समय में वो दिन आ गया था जब ट्यूडर उसके सामने था। उसने ट्यूडर्स को सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई, और जैसे जैसे मणिका ट्यूडर को सब कुछ बताती जा रही थी, ट्यूडर की आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। मणिका ने उसे ही अपने बातें खत्म करके वो डायरी दिखाई। ट्यूडर कुर्सी से उछल पड़ा। यही तो है उस सारी घटनाओं की वजह। ट्यूडर डायरी हाथ में लेते हुए बोला। क्या मतलब? मणिका ने सवाल किया। विलियम फैरली मेरे परदादा थे, और जैसा कि आप जानती हो कि विलियम अंग्रेज सरकार के बेहद खिलाफ थे, इसलिए उनके साथ अधिकारियों ने वो सुलूक किया जिससे उनका नामो निशान ही नहीं रहा। मेरे पिता ने मेरे 21वें जन्मदिन पर मुझे ये डायरी दी थी, और ये डायरी पढ़कर मुझे उसके बारे में पता चला। विलियम बचपन से मेरे सपनों में आते थे और मुझसे कहते थे कि वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उनके बारे में जाने, और उनकी तमाम ताकत शायद इस डायरी में ही थी। और जब मैं 2010 में एक इंटरव्यू के लिए आया तो ये डायरी इस होटल में छूट गई, और शायद मैनेजर इसे अपने कमरे में ले आया, और सारी कहानियाँ शुरू हो गई। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप वो भी जानती हो जो इस डायरी में नहीं है। अब मैं विलियम की कहानी को फिल्म का रूप जरूर दे पाऊंगा। धन्यवाद। लेख के आखिर में लिखा